चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क। साथियों, मानव मस्तिष्क की वैभव विभूतियां। वाङ्मय 18 पृष्ठ 1.12 से लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड ने मस्तिष्क की वातनाड़ियों का अध्ययन करते समय कई कौतूहल देखे। एक दिन उन्होंने एक 8 वर्षीय बालिका के मस्तिष्क के एक भाग में विद्युतावेश प्रवाहित किया। ऐसा करते ही लड़की ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह एक घटना सुनाने लगी। मैं अपने भाइयों के साथ खेत में घूम रही थी। मेरे भाई मुझे चिढ़ाने के लिए खेत में छुप गए। मैं उनसे भटक गई। एक आदमी दिखाई दिया। उसके वस्त्र बड़े भद्दे थे। उसने अपने थैले से एक सांप निकाल कर दिखाया। मैं डर कर भागी और हाँफते हुए घर पहुंची। डॉक्टर पेनफील्ड पहले ही आश्चर्यचकित थे कि 8 वर्षीय बालिका का यह विचार प्रवाह असामान्य है। छोटे बच्चे इतनी खूबसूरती से घटनाओं के चित्रण नहीं कर सकते। बाद में उस लड़की की माता से पूछने पर उसने बताया, सचमुच जब वह 2.5 वर्ष की बच्ची थी तब उसके साथ यह घटना सचमुच घटित हुई। पेनफील्ड को विश्वास था इतनी छोटी आयु का कोई भी बच्चा अतीत की स्मृतियां बनाए रखने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए निसंदेह खोपड़ी के अंदर पूर्ण प्रतिभा, प्रौढ़ और विचार संपन्न शक्ति होनी चाहिए। उस शक्ति का स्वरूप, आकृति और महत्तम क्षमताएं क्या और कितनी हो सकती हैं, इसका उत्तर वे तुरंत तो नहीं दे सके, पर तब से वे निरंतर मस्तिष्क के आश्चर्यजनक तथ्यों की खोज में लगे हैं। उनकी उपलब्धियां भारतीय तत्व दर्शन की सहस्त्रार कमल वाली उपलब्धियों को ही प्रमाणित करती है। एक दिन लोग यह सच मानेंगे। एक दिन लोग ये सच मानेंगे कि खोपड़ी के भीतर सहस्त्रार कमल जैसा कोई सूक्ष्म प्रवाह है अवश्य, जो मानवीय चेतना को ब्रह्मांड की विराट शक्तियों से तादात्म्य कराता है, जिसमें सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता, भूत भविष्य और वर्तमान सबकी सर्वज्ञता शक्ति विद्यमान है। भारतीय योगियों ने ब्रह्मरंध्र स्थित जिन 6 चक्रों की खोज की है, सहस्त्रार कमल उनसे बिल्कुल अलग और सर्वप्रभुता संपन्न है। यह स्थान कनपटियों से 2-2 इंच अंदर, भ्रिकुट से लगभग 2.5 या 3 इंच अंदर छोटे से पोले में प्रकाश पुंज के रूप में है। तत्वदर्शियों के अनुसार यह स्थान उल्टे छाते या कटोरे के समान 17 प्रधान प्रकाश तत्वों से बना होता है। देखने में मरकरी लाइट के समान दिखाई देता है। छंदोग्य उपनिषद में सहस्त्रार दर्शन की सिद्धि 5 अक्षरों में इस तरह प्रतिपादित की, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, अर्थात सहस्त्रार प्राप्त कर लेने वाला योगी संपूर्ण भौतिक विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यही वह शक्ति केंद्र है। यही वह शक्ति केंद्र है जहां से मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण करता है और विश्व में जो कुछ भी मानवकृत विलक्षण दिखाई देता है उनका संपादन करता है। यदि हम अपने मस्तिष्क के ज्ञान भाग को प्रखर रख पाए
तो पिछले जीवन में कभी भी कुछ देखा, सुना, सोचा, अनुभव किया वही नहीं, वरन दूसरों के द्वारा पढ़ा, सोचा, देखा, सुना और अनुभव किया हुआ भी उस तरह पकड़ सकते हैं जिस प्रकार पर्दे पर दिखाई देने वाली सिनेमा की रीलें। प्रति सेकंड एक चित्र की दर से अतीत में जो कुछ भी देखा है वह भविष्य में देखने वाले हैं, वह सब मस्तिष्क में चमत्कार की तरह विद्यमान है। उसे कहीं भी कभी भी ढूंढा और उसका लाभ उठाया जा सकता है। साथियों, योग तत्व की इस बात को अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। उपरोक्त घटना के बारे में यह संदेह हो सकता है कि बालिका के साथ यह घटना इतनी तीव्रता से घटी होगी कि छोटी अवस्था में भी अमिट छाप छोड़ गई होगी, पर कुछ ऐसे विलक्षण मामले सामने आए हैं जो यह बताते हैं कि इसी जन्म की नहीं, मस्तिष्क में ऐसे संस्कार कोश विद्यमान है जिनसे पूर्व जन्मों की घटनाओं और अनुभवों को याद किया जा सकता है। उनसे पूर्व जन्म, लोकोत्तर जीवन और जीवन की अमरता को प्रतिपादित किया जा सकता है। साथियों, उपरोक्त प्रकार का एक प्रयोग एक लड़के पर भी किया गया। जैसे ही मस्तिष्क की एक बात नाड़ी पर विद्युत धारा प्रवाहित की गई, जैसे ही मस्तिष्क की एक वात नाड़ी पर विद्युत धारा प्रवाहित की गई, लड़का एक गीत गुनगुनाने लगा। लड़का विचित्र भाषा में गा रहा था। छंद बद्ध गुनगुनाने, लय और संगीत मिलने के कारण लोगों को आश्चर्य हुआ। गीत टेप कर लिया गया। बाद में भाषा विशेषज्ञों और अनुवांशिकी विशेषज्ञों से जांच कराई गई तो पता चला कि लड़के ने पश्चिम जर्मनी में बोली जाने वाली एक ऐसी भाषा का गीत गाया था जो बहुत समय पहले बोली जाती थी। लड़के का वहां के लोगों से किसी प्रकार का पैतृक या मातृक संबंध भी नहीं था। इससे एक ही बात साबित होती है कि लड़का किसी जन्म में उस प्रदेश का कोई मनुष्य था। उस जीवन के संस्कार उसमें विद्यमान थे। विद्युत आवेश द्वारा उन्हें केवल जागृत कर लिया गया। मित्रों, डॉक्टर पेनफील्ड के पास ऐसा रोगी आया जिसे मिर्गी आती थी। उसका ऑपरेशन करके उन्होंने देखा कि जब मिर्गी आती थी या जब मिर्गी आती है तो एक विशेष नस ही उत्तेजित होती है। उसे काट कर अलग कर दिया तो वह रोगी सदा के लिए अच्छा हो गया। बाद में पेनफील्ड ने बताया कि मस्तिष्क में कई अरब प्रोटीन अणु पाए जाते हैं। इन प्रोटीन अणुओं में औसत आयु 70 वर्ष के लगभग 2.25 अरब सेकेंड होते हैं। इन क्षणों में जागृत स्वप्न में वह जो कुछ देखता, सुनता और अनुभव करता है वह सब मस्तिष्क के कार्यालय में जमा रहता है और उसमें से किसी भी अंश को विज्ञान की सहायता से पढ़ा जाना संभव है। मस्तिष्क के 10 अरब स्नायु कोशों में अगणित आश्चर्य संग्रहित है। उन सब की विधिवत जानकारी रिकॉर्ड करने वाला कोई यंत्र बन सका तो जीव किन किन योनियों में कहां कहां जन्म लेकर आया है और उसने कब क्या पाप क्या पुण्य किया है, उस सब की जानकारी प्राप्त करना संभव हो जाएगा। उन सब की याददाश्त दिलाने वाला सहस्त्रार में बैठा हुआ वह क्रिस्टल मात्र है जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में
सूत्रात्मा कहता है। मित्रों, इस आचरण की पुष्टि के लिए हनामा होकाइशी जापान का उदाहरण दिया जा सकता है। 101 वर्ष की आयु में मरने वाले इस ज्ञान के अवतार का जन्म सन 1712 में हुआ था और मृत्यु 1923 में। जब वह 7 वर्ष का था तभी विधाता ने उसकी नेत्र ज्योति छीन ली थी। उसने नेत्रहीन होकर भी ज्ञानार्जन की साधना प्रारंभ की। उसने 40,000 पुस्तकें पढ़ी। कुछ ग्रंथ तो उसे केवल एक बार ही सुनाए गए। उसके मस्तिष्क में ज्ञान का अनंत भंडार जमा हो गया। वह ऐसे उद्धरण प्रस्तुत कर देता था जो कभी औरों की कल्पना में भी न आते थे। अपने मित्रों के आग्रह पर उसने एक पुस्तक लिखी जो 2820 खंडों में तैयार हुई। क्या इसे मस्तिष्क की साधारण शक्ति कहा जा सकता है? साथियों, असाधारण ज्ञान, असाधारण कार्य प्रणाली और मस्तिष्क की विलक्षण रचना से जहां जीवात्मा के अनेक रहस्यों का ज्ञान होता है, वहां उसको दूरदर्शन और इंद्रियातीत ज्ञान के भी अनेक प्रमाण पाश्चात्य देशों में संकलित व संग्रहित किए गए हैं। द न्यू फ्रंटियर्स ऑफ माइंड के लेखक श्री जेबी रायन ने दूरदर्शन के तथ्यों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से अध्ययन किया और यह पाया कि कुछ मामलों में अभ्यास के द्वारा ऐसे प्रयोग 50% से अधिक सत्य पाए गए, जबकि स्वप्नों एवं मनोवेगों द्वारा भविष्य दर्शन की अनेक घटनाओं को 100% सत्य पाया। एक घटना का उल्लेख करते हुए श्री रायन अपनी उपरोक्त पुस्तक में लिखते हैं कि उनके पड़ोस में एक सज्जन रहते थे। एक रात उनकी धर्म पत्नी ने स्वप्न देखा कि उसका भाई, जो वहां से काफी दूर एक गांव में रहता था, अपने खलिहान जाता है। खलिहान पहुंचकर उसने थोड़ा घोड़ा गाड़ी खोल दी। फिर न जाने क्या सोचकर भूसे के ऊपर बनी मचान पर चढ़ गया और वहीं खड़े होकर उसने पिस्तौल चलाकर आत्महत्या कर ली। गोली लगते ही भाई भूसे पर लड़क पड़ा। इस स्वप्न से वह स्त्री इतनी घबरा गई, उसने अपने पति से तुरंत गांव चलने को कहा। वे सज्जन मेरे घर आए और मेरे पिताजी से घोड़ा गाड़ी देने को कहा। पिताजी ने गाड़ी दे दी। वह स्त्री अपने पति को लेकर गांव गई और लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने खलिहान में जाकर पाया कि उसके भाई की मृत्यु ठीक वैसे ही स्थान और परिस्थितियों में हुई पड़ी थी। साथियों, स्वप्नावस्था में हमारे शरीर के सारे क्रियाकलाप अंतर्मुखी हो जाते हैं। उस समय भी मस्तिष्क जागृत अवस्था के समान ही क्रियाशील रहता है। यदि उस स्थिति में देखे हुए दृश्य सत्य हो सकते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि आत्मचेतना का कभी अंत नहीं होता। वह एक सर्वव्यापी और अतीन्द्रिय तत्व है, पर संपूर्ण तन्मात्राओं की अनुभूति उसे होती है। मित्रों, उक्त घटना श्री रायन महोदय के एक प्रोफेसर द्वारा बताई गई जब वे स्नातक थे। बाद में वह लिखते हैं कि मैं जब पेंसिल्वेनिया के पहाड़ों पर रहता था तो मुझे भी एक निर्देश और संदेश इसी प्रकार अदृश्य शक्तियों द्वारा भेजे हुए मिलते थे। एक अन्य प्रोफेसर की धर्मपत्नी का भी इसी पुस्तक में उल्लेख है और यह बताया है कि वह जब अपनी एक सहेली के घर ब्रिज खेल रही थी
तो उन्हें एकाएक ऐसा लगा जैसे उनकी बालिका किसी बड़ी संकट में हो। उन्होंने बीच में ही उठकर टेलीफोन से घर से पूछना चाहा, पर सहेली के आग्रह पर वे थोड़ी देर खेलती रहीं। इस बीच उन्होंने मानसिक परेशानी काफी बढ़ जाने से वह खेल बीच में ही छोड़कर टेलीफोन पर गई और अपनी नौकरानी से पूछा, लड़की ठीक है? उसने थोड़ा रुककर कहा, हाँ ठीक है। इसके बाद वे फिर खेल खेलने लगी। खेल समाप्त कर जब वे घर लौटी तो पता चला कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। उनकी लड़की पिता के साथ कार में आ रही थी। वह खेलते खेलते शीशे के बाहर लटक गई और काफी सफर उसने उसी भयानक स्थिति में पार किया। जब तक पुलिस वाले ने गाड़ी रुकवाई तब पता चला कि लड़की मजबूती से कार की दीवार पकड़े न रहती तो किसी भी स्थान पर वह कार से कुचलकर मर गई होती। साथियों, नौकरानी ने कहा, चूंकि बच्ची सकुशल थी इसलिए आपको परेशानी से बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। यह घटनाएं, यह विश्लेषण भी हमें मानव मस्तिष्क की उस अमर सत्ता की ओर ले जाते हैं जिधर ले जाने का प्रयास वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने सापेक्षवाद सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा किया। दोनों का उद्देश्य जीवन की अमरता और ज्ञान रूप में मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान सहस्त्रार का ही परिचय कराना है। भले ही उतनी सूक्ष्म जानकारी अभी वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई। जो थोड़ी सी घटनाएं पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने चूहे बंदरों पर प्रयोग करके देखी, वह वस्तुतः हमारे सामने प्रतिदिन प्रतिक्षण घटित होती रहती हैं। भारतीय योगियों ने हमें जप करना, प्रार्थना करना, सेवा, सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण जीवन जीना सिखाया है। उसके पीछे उनकी आत्म चेतना की गहनतम खोजें, प्रयोग और अनुभूतियां ही हैं। उन्होंने देखा था हम जो भी हैं या जो कुछ रहे हैं और आगे होंगे वह सब मस्तिष्क की रचना है। चोट लगती है, पांव में अनुभव करता है मस्तिष्क। रोती है आंखें, दुख करता है मस्तिष्क। पत्थर उठाते हैं हाथ, किंतु उसके लिए आदेश देता है मस्तिष्क। अंधकार होता है हमारे शरीर से, कोई वस्तु टकराती है, उसकी चिंता करता है मस्तिष्क। विश्लेषण करता है मस्तिष्क और फिर उससे बचने या उठा लेने की बात सोचना और आदेश भी देना, यह सब मस्तिष्क के ही कार्य है। इसलिए उन्होंने मस्तिष्क की ही खोज करने का निश्चय किया। साथियों, इसी संदर्भ में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 1.15 से। ओम शांति।